सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, आयुर्वेदिक खेती के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग एवं सीईओ फिडाल्सस संपिटोना इंडस्ट्रीज़ कम एफएसआई एग्रो। आज आप लोगों के समक्ष मैं हमारी आयुर्वेदिक खेती के दौरान जो हमारी मुहिम है, हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती, उसकी जो अपडेट है वो लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। और चूँकि जैसा सभी लोग जान रहे हैं, जो लोग कि हमसे आयुर्वेदिक खेती में जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारी कोशिश है जो घरेलू जो निजी तौर पे इस्तेमाल होने वाले, प्रतिदिन रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले अनाज हैं, फसलें हैं, उन सभी को हम लोग जो है बहुवार्षिक फसलें बना सकें। और इसके साथ-साथ जो है उसको हम लोग जो है सालों भर उत्पादन करने के साथ-साथ उसकी उत्पादकता भी बढ़ा सकें और उसे हर एक मिट्टी पर उसे हम जो है उसकी खेती कर सकें। ताकि हर तरह के जो किसान वर्ग के लोग हो गए या हर तरह के मनुष्य वर्ग के लोग हो गए, सारे लोग जो है या पशु हो गए, सभी लोगों को जो है समान भोजन और समान देखभाल, समान प्यार प्राप्त हो सके। और हमारी आयुर्वेदिक खेती का थीम ही है कि जैसा सभी लोग जानते हैं, हमारी आयुर्वेदिक खेती का जो है मकसद ही है कि सबको प्यार, सबको भोजन, यही है आयुर्वेदिक खेती का मिशन। तो इसके संदर्भ में हमने जैसे जो अनाज हो गई, जो मूलभूत ज़रूरत की, जो प्रतिदिन रोज़मर्रा की जो अनाज हो गई, धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा दलहन हो गई, दलहन में दाल हो गया, मसूर हो गया, राहर हो गया, मूँग हो गया, इसके तिलहन की फसलें हो गई, सरसों हो गया, मूँगफली हो गई, इसके अलावा मसाले हो गए, जो कि मसाले में हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च, ये 4 तरह के मसाले प्रतिदिन ज़रूरत की मसाले हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरत के मसाले हैं, जो कि प्रतिदिन अनिवार्य है हमारे रसोइयों में, जिससे कि हमें प्रतिदिन नियमित रूप से जो जितना मूलभूत ज़रूरत है वो हमारी पूर्ति हो सके, मूलभूत पोषण की जो ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक जो है पोषण वैज्ञानिक भी हूँ, न्यूट्रिशनल रिसर्च साइंटिस्ट भी हूँ, तो मेरी ये कोशिश उसी दौरान जो हमारी ये थीम बनी कि हमें एक ऐसी खेती की पद्धति तैयार करनी है, जिसमें कि हम लोग हर एक मौसम में हर एक तरह की फसल को लगा सकें। चाहे वो मिट्टी कोई भी हो, काली दोमट मिट्टी हो, बलुआही मिट्टी हो या पथरीली मिट्टी हो या फिर आपको जो है संकरी मतलब कि मिट्टी का कोई भी प्रकार हो आपको, उसमें हम लोग इसको जो है रेतीली मिट्टी में भी हम लोग इसको कर सकते हैं खेती को और उसमें भी हम लोग गेहूँ को उपजा सकते हैं, उसमें भी हम लोग धान को उपजा सकते हैं, कम पानी में भी। देखिए आजकल लोग कम पानी, स्प्रे में कम पानी लगे या फिर ड्रिप में कम पानी लगे या सिंचाई में कम पानी लगे, इसके लिए लाखों के मशीन बन रहे हैं ताकि वो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर किसान उसको अभी भी हमारे देश में और हमारे विश्व भर में जो है अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको एक अपने निजी तौर पे एक अच्छा घर नहीं निर्माण कर पाते हैं या एक अच्छे वस्त्र का जो है कि जो है व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और वैसी स्थिति में वो लाखों करोड़ों रुपए के जो है मशीनें कहाँ से खरीदेंगे। अगर सरकार सब्सिडी भी देती है तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आता है। और भारत जैसे देश में जो कि अभी जो है आपको विश्व शक्ति बनने की मुहिम में लगी हुई है कि हमें विकसित भारत बनना है, उसमें और अधिक अगर सरकार के ऊपर बोझ आएगा तो सरकार अपने जो मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने भारत सरकार और साथ ही साथ हमारे देश के किसान भाइयों एवं साथियों, जितने भी लोग हैं या फिर जो मध्यम वर्गीय किसान हो गए या फिर जो गरीब वर्ग के जो लोग हो गए या जो आपको जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पोषण की व्यवस्था कैसे की जाए, तो इन सभी के लिए हमने एक आयुर्वेदिक खेती की इजाद की है, जिसके माध्यम से पूर्णतः जड़ी बूटी के माध्यम से हम लोग ने 5 तरह की दवाएं विकसित की है, जिसमें आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगीसाइड, आयुर्वेदिक प्लांट्स ग्रोथ टॉनिक, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड और आयुर्वेदिक खाद है। और जिनके क्या काम, जैसे आयुर्वेदिक कीटनाशक, आयुर्वेदिक फफूंदनाशक, आयुर्वेदिक टॉनिक, पौध टॉनिक, वनस्पति टॉनिक और आयुर्वेदिक खाद और आयुर्वेदिक खरपतवार नाशक दवाएं हैं। ये 5 तरह की जो पूर्णतः जड़ी बूटी से निर्मित दवाएं, इसमें हमने कहीं भी 1% भी हमने केमिकल हमने नहीं इस्तेमाल हमने किया, शुद्धतम जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया। इसके माध्यम से हम लोग जो है हर एक तरह की मिट्टी पर हर एक तरह के पोषण को प्रदान करके हर एक तरह की फसल को लगा सकते हैं, वो भी हर एक मौसम में। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ, इस आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से एवं आयुर्वेदिक खेती की दवाओं के माध्यम से जो है हर एक तरह की फसल को हर एक मिट्टी पे हर एक मौसम में हम लोग लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी रोज़मर्रा की जो निजी तौर पे जो ज़रूरत के अनाज हो गए, फसलें हो गई, वो हमें प्रतिदिन प्राप्त होंगे। जो फल हो गए, फूल हो गए, वो हमें प्रतिदिन, मसाले हो गए, इन सब की हमें उपलब्धता भरपूर मात्रा में हो पाएगी, ताकि हर कोई जो है कुपोषण से भी लड़ सके। और इस बार G20 की मीटिंग जो ब्राज़ील में हुई, उसका आपको थीम ही था ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये जो हम लोग की पूरे विश्व भर की कोशिश है, विश्व की 20 जो शक्तियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा इनकी इकॉनमी मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत है, उनकी मीटिंग के दौरान भी यही समय, क्योंकि पूरे विश्व भर में आज सबसे बड़ी समस्या जो है भूखमरी है,
बेरोजगारी दूसरी न, लेकिन सबसे पहली समस्या भुखमरी है, कुपोषण है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो इसको ख़त्म करने के लिए ही जो है हमने आयुर्वेदिक खेती को हमने ईजाद किया है। और मैं कहना चाहूँगा, कुपोषण का मतलब, मैं एक पोषण वैज्ञानिक होने के नाते मैं लोगों को समझाना चाहूँगा कि पोषण का मतलब स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा हट्टे-कट्टे हों। स्वास्थ्य का मतलब यह होता है कि आप रोग रहित हों, रोग जो है रोग मुक्त हों आप, और आपको किसी प्रकार का रोग नहीं हो। ख़ास तौर पे जो क्रोनिक डिज़ीज़ है उनका कोई रोग आपको नहीं हो, एक्यूट डिज़ीज़ हो, इनका कोई रोग ना हो। ताकि आप जो है प्रतिदिन बिना थकावट के अपने काम को जो है लंबे समय तक कर भी पाएँ और अपनी निजी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएँ। तो आयुर्वेदिक खेती के तहत अभी जैसे मैंने बताया कि हमने कोशिश की कि ये जो हमारी 5-6 तरह की जो मूलभूत तरह की फसलें होती हैं, अनाज हो गया, दलहन हो गई, तिलहन हो गई, सब्जियाँ हो गए, मसाले हो गए, इसके अलावा जो हमारे फूल हो गए, फल हो गए, इन सबको हम लोग सालों भर पैदावार करें। और पिछले लगभग 2-3 सालों में हमने बहुत तरह की फसलों को हमने जो है सक्सेसफुली जो है सफलतापूर्वक हमने पेरेनियल जो है बहुवार्षिक हमने बनाया है। इसमें आपको मैं कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि हमने गेहूँ को हमने बरसात के मौसम में, वो भी लगातार बारिश हो रही मिट्टी में, आपने देखा नमी कैसे, हमने लोकेशन सहित हमने दिखाया, जो है स्थान सहित कहाँ पे की गई है, वहाँ पे हमने दिखाया कि कैसे मिट्टी में जो है आपको जो है जो बरसात के मौसम में भी जो है गीली मिट्टी में भी जो हमने गेहूँ का पैदावार हमने किया। इसके अलावा हमने मूँगफली की पैदावार उसमें की। इसके अलावा हमने जीरा और सौंफ की, जो कि कहा जाता है कि जीरा सौंफ आपको बहुत ही नाजुक फसल होते हैं पानी के लिए, उसको हमने पूरा हरा-भरा पूरी तरह से हमारे आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और आयुर्वेदिक फंगिसाइड के माध्यम से उसके ऊपर एक ऐसा लेयर बन जाता है, उसके ऊपर एक ऐसी परत बन जाती है जिसके माध्यम से पानी का दुष्परिणाम नहीं होता है। लगातार बारिश होने पे भी ये पौधों को हरा-भरा रखता है, पौधों में किसी प्रकार कोई सड़न गलन नहीं आने देती है आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और आयुर्वेदिक फंगिसाइड। तो इसके माध्यम से जो है हमने उसमें जो है जीरे और सौंफ की खेती भी हमने बरसात के मौसम में किया। लोकेशन में डेट और टाइम दोनों दिया हुआ है, आप लोग देख भी रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, या हमारे पुराने वीडियोज़ में आप जाके देख भी सकते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हमने चूँकि अनाज को हमने सक्सेसफुली सालों भर हमने उपजा लिया, अब हमारे ने दलहन की फसलों को हमने कर लिया। इसका तिलहन की फसलों जो है, तेल की फसलें मूँगफली को हम लोग सालों भर कर चुके हैं। और इसका आप देख रहे हैं वीडियो पे, आप देखिए हम लोग ने इस मौसम में भी देखिए मूँगफली जो देखिए लगाया है, उसको देखिए, उसमें भी देखिए आपको मूँगफली देखिए निकला हुआ है। आप देख सकते हैं जड़ों में देखिए मूँगफली देखिए निकल रहा है। और अभी का टाइमिंग दिया हुआ, अभी का लोकेशन दिया हुआ, पूरी दुनिया में जो है आपको सर्दी के मौसम आ चुका है, उसमें भी देखिए अभी तक ये है। और अभी हमने जो सौंफ जीरा जो हमने उसको सालों भर बनाया, तो इस सालों भर देखिए अभी तक देखिए उसमें सुरक्षित है। तो हमने उसको पेरिनियल बना दिया कि उसको आपको बार-बार फसल का आप उत्पादन लेते रहेंगे और वो बार-बार होता रहेगा। उसको आपको पूरी तरह से जड़ से नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता रहेगा। ये खासियत है आयुर्वेदिक खेती में कि जो किसान आपको पानी की व्यवस्था या गोबर की व्यवस्था और फिर गोमूत्र या इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए आप समझिए जीवन में वरदान है, क्योंकि इसके माध्यम से आप सालों भर हर प्रकार की खेती कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक खेती में आपको किसी प्रकार के गोबर गोमूत्र की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि आयुर्वेदिक खेती में किसी प्रकार के गोबर गोमूत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोबर गोमूत्र की व्यवस्था हर तरह के किसान, हर वर्ग के किसान या हर समुदाय के किसान नहीं कर पाते हैं। जो कि आप देखते हैं, अगर हम बात करें पूरे विश्व भर की बात करें, तो पूरे विश्व भर में चूँकि आयुर्वेदिक खेती का मकसद है सबको प्यार सबको भोजन, तो मैं पूरे विश्व की तरफ से, मैं वाइड सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमें पूरे विश्व के हिसाब से सोचना होगा कि हम लोग ऐसी खेती का निर्माण करें जिसके माध्यम से जो व्यवस्था है वो हर जगह सुचारू रूप से किया जा सके। अगर हम गोबर पे डिपेंड करते हैं, चाहे देसी गाय को गोमूत्र हो, गोबर हो, जो कि लोग प्राकृतिक खेती में करते हैं कि इसका कंपलसरी है इसका होना, तो उसके पीछे उतना बजट भी लगता है, 50 या 1 लाख रुपए बजट भी लगता है, जो हर किसान एफर्ट नहीं कर सकता है, जो हर किसान उसको एफर्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो है हर एक समुदाय के लोग या हर एक जगह के, हर एक प्रांत के लोग जो है उसको एफर्ट नहीं कर सकते। पूरे विश्व भर में बात करें तो इस वहाँ पे हर जगह पे जो है देसी गाय उपलब्ध नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो लोग खेती कैसे करें? क्या वो लोग भूख से मर जाए? क्या इसका यही समाधान है? बिल्कुल नहीं समाधान है इसका। क्या वो लोग इसके लिए युद्ध करें एक दूसरे से? ये भी उसका समाधान नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने आयुर्वेदिक खेती को विकसित की, जो पूरी तरह से जड़ी बूटी निर्मित है, और जड़ी बूटियों को हम लोग जो है अपने, हमारे पास जो हमारी पृथ्वी पर जो है ऐसे बहुत सारे वन प्लांट हैं जहाँ से हम लोग जड़ी बूटियाँ हासिल करके हमने इन दवाओं को बनाया, जो 100% शुद्ध आयुर्वेदिक है हमारी दवाएँ। उसके माध्यम से आप जो है हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं, और ये हमने करके दिखाया है। हमने सभी तरह के अनाज पे हमने सक्सेसफुली हमने किया, जिसका अभी वीडियो आप लोगों के सामने हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध भी है। और फिर हमने दलहन की फसल को कर दिया, हमने तिलहन की फसल को कर दिया, हमने मसालों को हमने उपजा दिया, हमने हल्दी को हमने उपजा दिया, और फिर सालों इसके बाद हमने मिर्च को, धनिया चूँकि सालों भर होता ही है, इसके साथ हमने मिर्च और हल्दी की चैलेंज था, तो वो भी हमने करके दिखाया। इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे मिल जाएगा।
इसके अलावा हमें गेहूँ के लिए कहा था, गेहूँ को भी हमने सक्सेसफुल करके दिखाया। दलहन की फसल की थी, दलहन की फसल को भी करके दिखाया। तिलहन की फसल थी कि तेल कैसे मूँगफली या फिर जो मूँगफली का तेल अभी जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने मूँगफली का तेल को हमने चुना। मूँगफली हमने सालों भर हमने उपजाया। इसके अलावा हम लोग ने जो अब जो है मसाले भी हमने उपजा लिए। अब सब्ज़ी, मौसमी सब्ज़ियाँ उपलब्ध हो ही जाती है, कोई ना कोई हरी पत्तेदार या कोई ना कोई हरी मौसमी सब्ज़ियाँ उपलब्ध हो ही जाती है। अब हमारा फोकस जो है सेब और संतरा पर है, चूँकि सेब संतरा प्रायः जो है हर एक मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर के, बड़े घर से लेकर के, उच्च वर्ग के लोगों से लेकर के, या फिर जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके यहाँ भी ये कंपल्सरी होता है, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वैसे कंडीशन में जो है ये विटामिन ए की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, इन सब की भरपाई के लिए जो है जो सेब और संतरा, हर कोई की एक भावना होती है कि हम लोग प्रतिदिन सेब संतरा का सेवन कर सकें। तो फिर लेकिन ये बहुत ज़्यादा 100, 150, 200 रुपये किलो तक जाते हैं इनके भाव, जो कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति 300, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो 300, 350 रोज़ दिन का कमाते हैं, क्या वो व्यक्ति कहीं से सेब संतरा प्रतिदिन खरीद पाएंगे? लेकिन नहीं खरीद पाएंगे। तो इसके लिए हमने अब क्या किया है, अब हमने सेब संतरा को हमने पेरिनियल बहुवार्षिक जो फल देने वाले पौधों में तब्दील करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके हमने शुरुआत भी कर दी। अब क्या होगा, सेब और संतरा सालों भर आपके पौधे पेड़ में लगे रहेंगे, उसमें सालों भर उत्पादन होगा। ऐसा नहीं है कि सर्दी के मौसम में ही हो रहे हैं या कोई फल आपको बरसात के मौसम में ही। हमने ऐसी विकसित की है, ऐसी तकनीक, जिसके माध्यम से, और ये चूँकि हमने जो भी कहा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने आज तक जो भी कहा है मैंने सब करके दिखाया है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ, मैं सुमन सौरभ वैज्ञानिक, मैंने आज तक जितनी भी बातें कही है, मैंने हर चीज़ मैंने करके दिखाया है। और इसी कारण से मेरे नाम से 200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है जो आविष्कार हैं, चाहे रिसर्च गेट पे हों या अलग अलग पोर्टल पे हों। और मेरा मकसद ही है कि ऐसे आविष्कारों को निर्माण करना, जिसके माध्यम से दुनिया को सुगम और सुचारू बनाया जा सके। हम लोग पृथ्वी पर के अलावा हम लोग कहीं और पृथ्वी क्यों ढूंढें, जबकि हम लोग पृथ्वी को ही अच्छी अवस्था में ला करके हम लोग पृथ्वी पर भी सुचारू रूप से रह सकते हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में 95%, 95% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि आपको कोई वेजिटेशन नहीं है, जहाँ कोई वनस्पति नहीं है, जहाँ कोई पशुपालन नहीं होता, जहाँ कोई पशु नहीं रहते हैं, चाहे जंगली जानवर नहीं रहते हैं, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या वो कि ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, इसके बाद भी वहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। तो क्या अगर हम लोग उसको भी सुचारू रूप से रहने लायक बना दें, वहाँ पे हम लोग अच्छी खेती कर पाएँ, वहाँ पे भी जनजीवन की व्यवस्था हो जाए, तो क्या हमें दूसरी जगह को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम लोगों को अपने क्षेत्र में ही, अपने जगह पर ही, पृथ्वी पर ही पहले बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, चाहे दुनिया भर की कंपनी जो है, क्या नाम है, जो इलन मस्क की कंपनी है, जो स्टारलिंक या जो भी है, ये इलन मस्क की स्पेस एक्स, ये सब कंपनियां जो हैं, ये सब सरकार का या आम जनता का टैक्स का पैसा लाखों करोड़ रुपए डुबाती है। और मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, आप जो उस पृथ्वी के ऊपर खर्च कर सकते हो, उस पृथ्वी के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। आप दूसरे जो है जगह के नाम पे आप बिलियन डॉलर्स का लूट करके आप बर्बाद करते हैं उन्हें। क्योंकि आप अगर सच्चे होते तो आप पहले पृथ्वी के कुपोषण को, पृथ्वी के भुखमरी को दूर करते। आज चाहे संयुक्त राष्ट्र ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी संस्थाएं क्यों ना हो, वो इस बात को छुपाती है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे खेतों में पड़ता है, उससे आपको कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होता है हमारे पर्यावरण में, जो कि बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक गैसेज हैं। ये सभी लोग जानते हैं। जो सल्फर आप खेतों में अपने देते हैं, उसका सल्फर डाइऑक्साइड मात्र 72 घंटे में आपके जो खेतों से जो वाष्पीकरण हो जाता है, आपके पर्यावरण में मिल जाता है। आप तो सॉलिड रूप में उसे दे रहे हैं, ठोस रूप में दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से मात्रा से जो सल्फर, आप सल्फर के खदान के पास जाके देखेंगे तो वहाँ के लोगों के कान में छेद होता है, सिर के पास में छेद होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सल्फर की, जब उन लोग खदान से खुदाई करते हैं तो उनका शरीर जल जाता है, जिस कारण से लोग कान में या तो छेद कर लेते हैं या कान उनके ऐसे हो जाते हैं, जिस कारण से उनको मतलब पूरे गर्मी के कारण अब उनके पास कोई रोजगार नहीं, तो वो क्या करें। तो ये जो चल रहा है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके माध्यम से फर्टिलाइज़र, चाहे बड़े से बड़े देश जो हो गए, चाहे रूस हो गया या अमेरिका हो गया या भारत में ही ऐसे कई सारे प्रांत हो गए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सारे जो हैं, ये सब जितने पॉलिटिकल सिस्टम है पूरे विश्व भर का, राजनीति और जो कहा जाता है कि राजनीति क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें कि वहाँ पे सिर्फ अपनी रोटी सेकी जाती है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी होती है, वहाँ पे ऐसी रोटी सेकी। तो कोई भी सरकार आती है वो कोशिश करती है अच्छा करने के लिए, लेकिन वो कैसे करे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक तो सारे के सारे, तो वैसे सिस्टम में काम करके कुछ अलग करने की बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत 2 से 3% ही लोग कर पाते हैं, प्रतिशत लोग ही कर पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हमने कोशिश की कि हमें कुछ बेहतर दुनिया को बनाना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से आप
मैं इस बात को बता दूं, ये आप रिसर्च में भी प्राप्त कर सकते हैं। WHO की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। WHO की रिपोर्ट में कहा गया, अलग अलग संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया, जो खेतों में हम फर्टिलाइजर देते हैं वो 72 घंटे में वाष्पीकरण हो जाता है। तो सल्फर का वाष्पीकरण होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन का वाष्पीकरण होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद आपको जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, तो ये सारी चीज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो कि हजारस है, जो कि हजारस जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे जो हैं हजारस गैसेस हैं, खतरनाक गैसेस हैं, जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। तो आपको भोजन के रूप में भले वो 3 महीने बाद मिलता है, लेकिन जब आप अपने खेतों में देते हैं उसे, तो खेतों में तो आप प्रतिदिन जाते हैं, तो उसका जो पर्यावरण जो वहाँ पर सेल्फ एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है, उससे आप प्रतिदिन जो है जहरीली गैसें आप सांस के रूप में लेते हैं। और इसे बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी व्यवस्था, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या कोई और हो, वो छुपाती है, क्योंकि उन्हें अपना रोजगार क्रिएट करना है, उन्हें अपना जेब भरना होता है। अमेरिका का टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश इसलिए है क्योंकि वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है, वहाँ लोग जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ही उनको टैक्स भी देना पड़ता है। तो उनको इतना, उनकी मतलब वहाँ, इसलिए वो अमेरिका हमेशा अमीर ही रहता है। तो ये सिस्टम पे चलता है। चाइना ऑटोक्रेसी में है, राजतंत्र में है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ नाम के लिए डेमोक्रेसी है, तो इसी कारण से वो सबसे ऊपर है। भारत जहाँ पे सभी लोग साथ मिलकर काम करना चाहते भी हैं, तो वहाँ पे जो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आयुर्वेदिक खेती को विकसित किया। हमें किसी के कार्य में हमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, आप अपने आप को न्यूक्लियर पावर से युक्त समझते हैं, लेकिन अगर एक एस्टेरॉयड अगर आपसे टकरा जाए, भले ही आपके पास लाखों हज़ारों न्यूक्लियर बॉम्ब हो, लेकिन एक बड़ा सा चांद के इतनी साइज का एस्टेरॉयड आपसे टकरा जाए तो आपकी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य एक बहुत ही छोटा जीवित प्राणी है जिसकी शक्तियाँ सीमित हैं। वो अपने आप को शक्तिशाली ना समझे, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शक्ति हो, वो कुछ भी नहीं है। इंसान कुछ भी नहीं है, उसकी शक्तियाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, वो कोविड-19 का उदाहरण देख लें, उनकी क्या दुर्दशा हुई थी पूरी दुनिया भर में। तो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा वायरस जो नहीं दिखने वाली चीज़ है, नंगी आंखों से आपसे नहीं देख सकते, उसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। इस पे लोगों ने पैसा बहुत कमाया, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं। अगर एक चांद से कितना साइज का एक एस्टेरॉयड अगर टकरा जाए पृथ्वी से, पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह डायनासोर्स के युग में हुआ था, तो फिर आज इंसान बने, डायनासोर्स विलुप्त हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक संदर्भ में सभी को साथ मिलकर बेहतर विकास का कार्य करना है। और मैं सभी से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूँगा कि वो लोग नशा पान छोड़ें। नशा इंसान की सोच के साथ साथ उसके परिवार, उसके जीवन और अपने आसपास की सभी व्यवस्था को नष्ट कर देता है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो। नशा पान छोड़ें, इस पे मैं हमेशा से अपने समाज में हमेशा कहता रहा हूँ, चाहे गुटखा हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो या फिर आपको शराब हो, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। और नशा आपको कुछ देर के लिए प्लेजर देगा, लेकिन इससे अच्छा पानी पिए। पानी आप पीजिएगा, आपको नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ऐसे भी रिलैक्स रहेगा। लेकिन लोग पानी नहीं पीना चाहते, लोग नशा करना। बहुत सारे लोग हैं जो मुंह में दिन रात गुटखा खा के बढ़ते हैं, उनके दांत सारे टूट गए, लेकिन मुंह में हर वक्त उनका गुटखा उनका भरा रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, और अपने आप को सेठ समझते हैं वो, लेकिन बीमारी से जब ग्रसित होते हैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं जो आयुर्वेदिक खेती की मैं जो थीम सेट किया हूँ, आयुर्वेदिक खेती को जो मैंने ईजाद किया है, इसका मेरा मकसद जो है, खास तौर पे मेरा निजी मकसद है कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य में बेहतर बनाना, पूरी दुनिया को भोजन दे करके कुपोषण से मुक्त करना, पूरी दुनिया में रोजगार सृजन करना, पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बनाना, किसान अपने खुद के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बनाए। हर एक क्षेत्र का व्यक्ति, आज अफ्रीका पीछे है, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज जब शासन करते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, अफ्रीका के ज़्यादातर देश आप देखेंगे उस सीधे रेखा में उनके जो हैं आपको जो नक्शे हैं, उन्होंने बिना देखे, सबने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, इन सब ने आपस में, स्पेन ने, इन लोगों ने आपस में बिना देखे, जिस जगह पर वो गए भी नहीं थे वहाँ पे भी उन्होंने नक्शे बना दिए, जब तीनों में युद्ध हो रखा था तब। ये 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने ये सब कुछ किया। 19वीं शताब्दी के दौरान फिर ये सारी जो सामने आए, इन लोगों का कार्य सामने आया, तो उसमें कई सारे देश आए। लेकिन आज़ाद होते होते उन्होंने कई सारे झीलों को, एक ही देश में के अंदर जो है झील है, उस पर उन्होंने 2 भाग बांट दिया, आधा झील आपका, आधा झील हमारा, आधी नदी आपकी, आधी। तो ये एक युद्ध क्रिएट करके वो चले गए।
इतना बड़ा अफ्रीका महादेश है, लेकिन वहाँ पर युद्ध क्रिएट करके चले गए, जिसकी वजह से आज भी वहाँ के 22 देशों में आपको गृह युद्ध चल रहा है। और बाकी देश जो हैं वो कोकीन जैसे अफीम, कोकीन जैसे नशीली पदार्थों का सप्लाई करके ज़िंदा है। आज ब्राज़ील जो है, जिसमें आज G20 की जहाँ मीटिंग हुई है, उसकी इकॉनमी का मजबूत होने का एक बहुत बड़ा संदर्भ जो है कोकीन का सप्लाई है। आप समझ सकते हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली समूह है, उसने कोकीन सप्लाई करके दुनिया की अर्थव्यवस्था सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश की है उसने। तो भ्रष्टाचार बहुत जगह है, इसको छुपाया जाता है, इसको दबाया जाता है और इस हिसाब से कार्य होता है। तो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से मेरा मकसद बस इतना ही है कि इन सब चीज़ों से आपको करना पड़ रहा है, नशीली पदार्थों को सप्लाई करना पड़ रहा है या उसका सेवन करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को मैं विकसित करना चाहता हूँ आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, ताकि अगर आपके पास काम रहेगा, फूड प्रोसेसिंग का काम रहेगा, इसके साथ साथ आपका काम जो है आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से इंसान तभी सभ्य होता है जब वो खेती करने की स्थिति में आता है। हमने अपने इतिहास को, मानव इतिहास को पढ़ा है। आज से 10,000 साल पहले हमने खेती करनी शुरू की थी, और उससे पहले जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग मांसाहार का सेवन करते थे और शिकार करते थे, उसके माध्यम से जीवित रहते। लेकिन उस समय हम लोग असभ्य थे। फिर हमने खेती करनी शुरू की। खेती में तुरंत तो फसल होता नहीं है, उसमें समय लगता है। तो हम धीरे धीरे करके धैर्य रखना सीखे। शिकार में हमें तुरंत जो सामने दिखता है हम लोग उसको मार देते हैं, मार करके खा जाते हैं, उसमें धैर्य नहीं होता। लेकिन जो खेती होती है, खेती में धैर्य रखना पड़ता है। 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 1 महीना धैर्य रखना पड़ता है कुछ भी चीज़ को उस भोजन के रूप में सेवन करने के लिए। तो वैसी अवस्था में जो है धीरे धीरे करके संयम आया, और संयम से शांति आती है। और इसके बाद इंसान में यह विकास हुआ, जिसके माध्यम से युद्ध धीरे धीरे टलने शुरू हुए। सबने अपने अपने क्षेत्र का विकास किया, सब लोग व्यापार में आए। व्यापार के माध्यम से दुनिया आज कहाँ से कहाँ बहुत अधिक विकसित हो गई है। आज हम लोग ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ों की खोज कर रहे हैं। इतनी सारी किताबें लिखी गई। हर साल आपका हमारी दुनिया में जितना ज्ञान है उसका दोगुना ज्ञान बढ़ जाता है। अगर आज आप 10 किताबें इस दुनिया में जान रहे हैं, तो यही अगले साल इसी समय 20 किताबें हो चुकी होंगी। उसका एक्सप्लोरेशन ये सभ्य समाज की देन है, जिसके माध्यम से ये हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जब उन सभी जगहों पे जहाँ पे भ्रष्टाचार है, मैं उन सभी लोगों को तो ये नहीं कहता उन सभी लोगों को जेल में डाल दूँ, उन सभी लोगों को ख़त्म कर दूँ। मेरा मकसद यह है कि उनको खेती के से जुड़ा जाए। उनको कमाना ही है ना, खेती के माध्यम से जोड़ें। अगर आप हींग की खेती 1 एकड़ में करते हैं, सिर्फ कजाकिस्तान, रूस के इलाकों इस समय हींग की खेती होती है। लेकिन हमारी कोशिश है, चूँकि मैं 3 साल 4 साल पहले 2021 में बताया था कि मैं हींग को जो अपनी बिहार की मिट्टी पे उपजाना चाहता हूँ, और मैं इसे करके दिखाऊंगा। आज तक मैंने जितनी बातें बोली, अगर मैं आज तक अपने जीते जी मैंने सब कुछ करके दिखाया है। और हींग की खेती अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो 10 से 12 करोड़ रुपए की आपकी कमाई होगी 1 एकड़ में। अगर आप अच्छी क्वालिटी की हींग आप उपजाते हैं तो 10 करोड़ रुपए की आपकी कमाई कहीं नहीं जाएगी। तो अगर आप हींग की खेती करते हैं तो 10 करोड़ रुपए की आपको कमाई है। तो वही आपको फिर अपराध करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको नशीली पदार्थों को नशीली पदार्थ बेचकर आपको जीवन को लोगों की बर्बाद करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको हथियार बेचने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी? आप शांति से भी काम कर सकते हैं, आप दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। दुनिया में लाखों हेक्टेयर एरिया है ना, उस जगह पर हम लोग कुछ बेहतर निर्माण कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है खेती के माध्यम से केसर की खेती करें, हल्दी की खेती करें, मूली की खेती करें, मसालों की खेती करें, गोल मरीच की खेती करें, मिर्च की खेती करें। इन सब में आप अच्छी खासा मुनाफा, मूंगफली की खेती करें, सौंफ की खेती करें, जीरा की खेती करें। इन सब में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धान गेहूँ भी जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उपजाएं, ज़्यादा ना उपजाएं कि वो गोदाम में रखा खराब हो जाए। तो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से अभी आप स्क्रीन पे चूँकि देख भी रहे होंगे कि मैंने जैसा बोला मैंने वो करके दिखाया। हमारी FSI एग्रो की टीम ने का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी FSI की टीम ने, सभी लोगों ने मिल करके जो है हमारे 25-30 लोगों की जो निजी तौर पे जो हमारी जो टीम है, प्लस देश भर में हमारे जो 65 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन सारे लोगों ने मिल करके जो है 21 राज्य में हम लोग काम करते हैं। इन सारे लोगों ने इसको सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, और आज हमारी आयुर्वेदिक खेती ने अनाज को, मसालों को, दलहन को, तिलहन को, इन 4 चीज़ों को सालों भर उपजा करके दिखाया है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसे पिछले 3-4 सालों में इसे हासिल किया है। हमने बहुत 15 साल लगभग पहले 2008-9 में मैंने इसकी नींव रखी थी। जब मैं कक्षा 8-9 में मतलब 10वीं में पढ़ता था, उस दौरान मैंने इसके बारे में सोचा था, और आज मैंने लगभग इसको हासिल किया। और मेरी कोशिश है कि सेब संतरा के बाद कई सारे ऐसे रसदार फल जो हैं उन सभी को भी पेरिनियल बनाया जाए,
नींबू को सालों भर उपजाया जाए। कि नींबू अगर प्रतिदिन अगर लोगों को प्राप्त होते हैं, नींबू तो प्रतिदिन प्राप्त होते ही हैं, लेकिन अगर सस्ते किफ़ायती रेट में हर किसी के बागान में, हर किसी के खेत में, हर किसी के दरवाजे पे अगर एक एक नींबू का पेड़ भी रहा तो आप पर्यावरण भी बचाएंगे, विटामिन सी भी आपको अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी, आप रोग मुक्त रहेंगे, आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी मजबूत रहेगी। कोविड में क्या हुआ, विटामिन सी की कमी थी जिस कारण से इम्यूनिटी घटा और फिर रोग समस्याएं बढ़ती गई, स्किन डिजीज आपको नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने भी हमारे आयुर्वेदिक खेती से लोग जुड़ते हैं हमारी उसमें, जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा उसमें मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने दिखाया है कि नींबू को और मोरिंगा को, इन 2 तरह की फसल को मैंने कहा है कि अपने खेत की मेड़ पे लगाना ज़रूरी है। और जितने भी किसान हमसे जुड़ते हैं हमारी शर्त होती है उनके लिए कि आपको कम से कम 5 फल तो लगाने ही हैं, चाहे आप नींबू लगाएं, 5 पौधे पेड़ जो हैं, चाहे मोरिंगा हो, नींबू हो, इन तरह के केला हो, पपीता हो, जो कम से कम इतना भी कम से कम करें जो कि आप बड़ी आसानी से आप उगा सकते हैं। इनको उपजाएं, इनको उगाएं अपने खेत की मेड़ पे, ताकि आपका खेत का मेड़ भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ जो है आपको सालों भर कुछ ना कुछ फल भी आपको प्राप्त होंगे और सॉइल इरोजन कम होगा। मतलब जो पानी जब आ जाता है खेतों में, बाढ़ आ जाती है, मिट्टी का कटाव होने लगता है, तो खेतों की मिट्टियाँ गड्ढे होने लगते हैं, तो वो कम होगा। तो ये फ़ायदा होता है, आप वृक्ष लगाने का फ़ायदा यही होता है। और आपकी मिट्टी भी उपजाऊ होगी क्योंकि उसके जो पत्ते गिरेंगे आपकी मिट्टी में वो ह्यूमस का काम करेगी, वो आपके पौधों को कंपोस्ट का काम करेगी, तो वो आपके जो मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाएगी। तो इसलिए अगर आप खेती करते हैं चाहे छोटे एरिया में, छोटी सी ज़मीन में भी करें, तो ये मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो लोग कम से कम 5 पौधे तो पेड़ के ज़रूर लगाएं और वो वृक्ष लगाएं। वो शोभेदार वृक्ष ना लगाएं, जैसे अशोक का पेड़ ये सब ना लगाएं, वो रसदार फल लगाएं जिसको भोजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या मोरिंगा लगाएं जिसको भोजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या पपीता लगाएं, केला लगाएं, इन सबको भोजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को लगाएं। अब मैं उन सभी किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि जो किसान मेरी बातों को सुन रहे होंगे उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यह भ्रांति छोड़ दें कि अगर आपको धान के सीज़न में, धान के समय में अगर अधिक पानी नहीं हुआ तो आप धान की खेती नहीं कर पाएंगे। अगर आप धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं तो उस मौसम में आप गेहूं लगा सकते हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, अगर आप धान लगाने के लिए आपको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है तो आप गेहूं लगा सकते हैं, और गेहूं भी उस मौसम में आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आपको उपजेगा ताकि आपको नुकसान ना हो। जो लोग मल्टी लेयर नहीं कर सकते, जो लोग तरह तरह की फसल एक साथ नहीं लगा सकते, वो धान गेहूं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं, सब्जियाँ निश्चित तौर पर उपजा सकते हैं। तो इतने से वो करें ताकि उनको बैठने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे सूखे के मौसम में हो या बाढ़ के मौसम में हो, उन्हें बैठने की ज़रूरत ना पड़े। वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है निजी तौर पे इनकम करते रहें, उनकी आय बनती रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा जिनको भी मेरी आयुर्वेदिक खेती, हमारी आयुर्वेदिक खेती के बारे में जानकारी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आयुर्वेदिक खेती से संदर्भ में जुड़ सकते हैं, और हमारे अलग अलग राज्य में अभी हमारे जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके माध्यम से जुड़ करके आयुर्वेदिक खेती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय हिंद, हरे कृष्ण।